आइए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 6.8 द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का कांस्टेंट रहना। जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के तहत कोई भी वर्क करते हैं तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इसे समझने के लिए हम वन डायमेंशनल केस में कंजर्वेटिव फोर्स से होने वाला वर्क देखेंगे और फिर उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को समझेंगे। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, फॉर वन डायमेंशनल मोशन लेट्स से इन एक्स डायरेक्शन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज W इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। देखिए यहां पे मैं हमारा वर्क का सिंपल इक्वेशन ले रहा हूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली ये फोर्स कांस्टेंट है, तभी आप इसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। तो वर्क W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहां पे एफ एक्स ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है और डेल्टा एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है। मैं जरा आपको कंजर्वेटिव फोर्स याद करवा दूं। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो, इसी तरह से चार्जेस के बीच में जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो, मैग्नेट के बीच में जो लगता है फोर्स वो, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स या फिर रेजिस्टिव फोर्स ले लीजिए, एयर का रेजिस्टेंस या लिक्विड का रेजिस्टेंस, ये सारे फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो जिस फोर्स में किया गया वर्क उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसा कंजर्वेटिव कांस्टेंट फोर्स, और वो भी वन डायमेंशनल फोर्स है, एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो ये हो गया वर्क का इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एज पर वर्क एनर्जी थियरम वी कैन राइट W इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम वर्क का इक्वेशन डाल दे तो एफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम डेल्टा के। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। अब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच का रिलेशन हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पे से ले सकते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं, नाउ एज पर द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी द रिलेशन बिटवीन conservative force and potential energy is given by fx delta x is equal to minus delta v। आपको याद होगा हमने पिछले टॉपिक में ही ऐसा इक्वेशन देखा था कि fx is equal to minus delta v upon delta x। तो उसी पे से ये लिया है कि fx delta x is equal to minus delta v। तो ये जो रिलेशन है वो कंजर्वेटिव फोर्स fx और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा वी के बीच में रिलेशन आपको दे रहा है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हम लिखते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों में लेफ्ट साइड सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, समझिए। डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी यानी कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अपोजिट चलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसी वक्त पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है तो उसी वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रही होगी। अब इसी पे से हम आगे बढ़ते हैं और एक और इक्वेशन इसके ऊपर से हम लेंगे। चलिए देखते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। और यही है दरअसल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मैं इसे ब्रैकेट कर लेता हूं, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में आप कोई भी वर्क करोगे
तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का समेशन हमेशा 0 रहेगा। देखिए इस इक्वेशन को आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे मिलेगा k प्लस वी इजकल टू 0। बट आप जानते हो कि k प्लस वी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी E हो जाता है, तो डेल्टा E इजकल टू मिल रहा है आपको 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब यह हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, E इजकल टू कांस्टेंट, राइट। तो यहां से बात पूरी निकल के ये आ रही है कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में कोई वर्क करते हैं तो ऐसे में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। मींस हो सकता है कि अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बदल रही हो, लेकिन जैसे कि हमने यहां पे लास्ट इक्वेशन में देखा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, राइट। तो ऐसे करके मैकेनिकल एनर्जी जो है टोटल कांस्टेंट रहती है। याद रहे कि ये तभी लागू हो सकता है जब आप कंजर्वेटिव फोर्स ले रहे हो, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए E इजकल टू आपको मिल रहा है कांस्टेंट। अब इस पे से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट ऐसे बना सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। यानी कि किसी सिस्टम के ऊपर अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। याद रहे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले ये जो इक्वेशन है डेल्टा k प्लस डेल्टा v इजकल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूं। इस पे से एक रिजल्ट हम डिराइव करेंगे और यहां पे आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लिख सकते हैं डेल्टा k इजकल टू के एफ माइनस के आई एंड प्लस डेल्टा v यानी कि वी एफ माइनस वी आई इजकल टू 0। इसे अरेंज करके अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि के आई प्लस वी आई इजकल टू के एफ प्लस वी एफ। अब यहां पे के आई प्लस वी आई यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ई आई और के एफ प्लस वी एफ यानी कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ई एफ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ई आई इजकल टू ई एफ। इन शॉर्ट E इज कांस्टेंट। समझिए आप, ये दिखा रहा है कि आपने पूरी एक प्रोसेस कर डाली, आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक चले गए, लेकिन फिर भी मैकेनिकल एनर्जी बदली नहीं है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही जा रही है। तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है जिसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हर वक्त कांस्टेंट रहती है, कंडीशन टू कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स से होने वाला वर्क होना चाहिए। अब साथ ही साथ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए याद रखने लायक 2 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नंबर 1, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एफ एक्स डेल्टा एक्स इजकल टू माइनस डेल्टा वी इज ऑलवेज ओबेड। यानी कि अगर किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का इस तरह का रिलेशन आपको मिल जा रहा है, इस तरह का रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो ऐसे में वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। दूसरी बात, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन ऑन द क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। अगर आप किसी क्लोज पाथ पे कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क हमेशा 0 ही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। चलिए अब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। एक तो हम लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स वाला एग्जाम्पल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और दूसरा लेंगे हम स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका केस हम दूसरे टॉपिक में यानी कि 6.9 में लेंगे।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके लिए जरा ये फिगर देखिए। देखिए ये कोई m मास का बॉल है और ये बॉल यहां से हम फ्री फॉलिंग करवाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यहां पे कुछ बढ़ जाएगी और यहां पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मैं इन सभी हाइट्स को जरा नाम दे देता हूं इस तरह से। देखिए ये है हाइट कैपिटल H और ये है हाइट स्मॉल h। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये है हाइट कैपिटल H जहां से हमने इसको फ्री फॉलिंग करवाया है, और ये है इन बिटवीन कोई हाइट स्मॉल h। ठीक है, अब देखिए इनिशियल पॉइंट पे यहां पे वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगी जीरो। यहां मिड पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम नाम दे देते हैं वी एच करके, और यहां पे आखिर में इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम नाम दे देते हैं वी फाइनल करके, वी एफ। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये वेलोसिटी का एरो भी मैं यहां पे शो कर देता हूं, ये है वी एच के लिए और ये है वी फाइनल के लिए। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी। अब देखिए इन सभी पॉइंट्स में इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी होगी वो हम लिख लेते हैं। देखिए जो पहला पॉइंट है यानी कि इनिशियल पॉइंट, यहां पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी मैं जिसे नाम दे देता हूं ई एच करके, कैपिटल हाइट एच पे तो ई एच नाम देते हैं, वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो क्योंकि इनिशियली इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगा एम जी कैपिटल एच। जैसे कि मैंने आपको आगे ही कहा कि इस बॉल का मास है स्मॉल एम, तो इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है एम जी कैपिटल एच। तो इसकी टोटल एनर्जी या फिर कहें कि मैकेनिकल एनर्जी भी हो जाएगी एम जी कैपिटल एच। अब अगर हम स्मॉल एच हाइट पे बात करें तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम नाम दे देते हैं ई एच, तो ई एच इजकल टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी 1/2 एम वी एच स्क्वायर, क्योंकि यहां पे इसके पास वेलोसिटी है वी एच जितनी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी जो कि हो जाएगी एम जी स्मॉल एच जितनी। राइट, तो इस तरह से इस पॉइंट पे इसके पास मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है 1/2 एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब बात करें हम फाइनल पॉइंट की, यानी कि जीरो हाइट पे जो पॉइंट है वहां पे अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो इसे हम ई जीरो कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 एम वी एफ स्क्वायर। राइट, और क्योंकि हाइट यहाँ पे जीरो हो गई है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हो जाती है वो हो जाती है 1/2 एम वी एफ स्क्वायर। ये हो गई इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि एज पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम इन सभी मैकेनिकल एनर्जीज को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी मोशन जो हुई है ये पूरी मोशन अभी कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में हुई है, तो किसी भी पॉइंट पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सेम आएगी। तो अब इसी बात पे से हम लिख सकते हैं दैट हियर द मैकेनिकल एनर्जी एट हाइट कैपिटल एच एंड द मैकेनिकल एनर्जी एट हाइट जीरो विल बी सेम, दैट मीन्स ई एच इज इक्वल टू ई जीरो। बट देखिए ई एच यानी क्या है हमारे पास एम जी कैपिटल एच, और ई जीरो यानी हमारे पास है 1/2 एम वी एफ स्क्वायर। सही है, अब इसी में से हम वी एफ को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा वी एफ इजकल टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल H। यहां पे m दोनों साइड कैंसिल हो गया और वी एफ को सब्जेक्ट बनाते हैं हम तो
हमें ये इक्वेशन मिल रहा है VF इजकल टू अंडर रूट 2G कैपिटल H। अब देखने वाली बात यह है कि यही इक्वेशन हमने डिराइव किया था फ्री फॉलिंग के केस में। फ्री फॉलिंग में जब ऑब्जेक्ट फ्लोर पे पहुंचता है तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसी इक्वेशन से अंडर रूट 2GH से ही मिलती थी, और यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के इक्वेशन से इसे डिराइव कर पा रहे हैं। यानी कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है दैट EH इजकल टू E0 वो करेक्ट है, क्योंकि ये एक करेक्ट इक्वेशन है, राइट। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और हम कह सकते हैं दैट ऑल्सो E small h will be equal to E कैपिटल H, राइट। अब यहां भी इक्वेशन डाल देते हैं, तो देखिए E स्मॉल h के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 1/2 m V स्मॉल h स्क्वायर प्लस mgh एंड दैट इज ऑल इक्वल टू E कैपिटल H, दैट मीन्स mg कैपिटल H। अब इसमें से m तो कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेते हैं VH स्क्वायर को, तो VH स्क्वायर यानी कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा G कॉमन और ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो इसी पे से हम VH का इक्वेशन लिख सकते हैं इस तरह से अंडर रूट ऑफ 2G इंटू ब्रैकेट कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। देखिए ये भी इक्वेशन हमने ऑलरेडी आगे डिराइव किया हुआ है। जब हम कैपिटल H हाइट पे से किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग करवाते हैं तो स्मॉल h हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है VH दैट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2G एंड H माइनस H। तो ये इक्वेशन भी ऑलरेडी प्रूवन इक्वेशन है, यानी कि ये बात हमने जो यहाँ पे कंसीडर की वो सही है। तो इन शॉर्ट E कैपिटल H इज इक्वल टू E0 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू E स्मॉल h। यानी कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी बीच में आ रही है वो सारी मैकेनिकल एनर्जी सेम है, यानी कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्लियर कट दिख रहा है। एक बात यहाँ पे आपको खास तौर पे याद रखनी है कि ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है वो कंजर्वेटिव फोर्स में ही हो रही है, यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी हमने इसमें कंसिडर नहीं किया है, तभी हम ये सारे इक्वेशंस इसमें लिख पा रहे हैं, तभी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ले पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम टॉपिक 6.9 की, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। देखिए सबसे पहले स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाले फोर्स के बारे में इतनी बातें आप जान लीजिए। फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग is a conservative force. Second thing, it is proportional to the displacement, and third thing, it is opposite to the direction of displacement. देखिए पहली बात तो ये कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट, यानी कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। और दूसरी दो बात हम यहाँ पे इस फिगर से समझते हैं। पहले देखिए यहाँ इस पहली फिगर में इस सरफेस पे ये कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस ऐसा एज्यूम कर लीजिए, उस पे यहाँ पे ये एक स्प्रिंग लगाई हुई है और ये कोई ब्लॉक है जो कि ब्लॉक इसके साथ स्प्रिंग के साथ जोड़ा हुआ है। मान लीजिए कि इस ब्लॉक का जो मास है वो स्मॉल m जितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सभी में, मास जो है इसका स्मॉल m जितना है। अभी ये जो पहली सिचुएशन है इसमें ब्लॉक यहाँ पे x इजकल टू 0 पे पड़ा हुआ है, ये x इजकल टू 0 वाली पोजीशन है। तो यहाँ पे स्प्रिंग x इजकल टू 0 वाली सिचुएशन में है, यानी कि स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन या एलोंगेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि Fs इजकल टू 0, यानी कि स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पे 0 है। अब आप इस दूसरी फिगर में देखिए, यहाँ पे इस ब्लॉक को बाहर की ओर खींचा जाता है, यानी कि बाहर की ओर इसे x जितना एलोंगेशन दिया जाता है। तो आप जानते हो कि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए अंदर की ओर फोर्स लगाएगी, यानी कि स्प्रिंग का फोर्स इस सिचुएशन में ऐसे अंदर की ओर होगा। ये आपको दिखाया हुआ है Fs ऐसे अंदर की ओर है। तो आप समझ सकते हो कि x यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो x पॉजिटिव है और ये स्प्रिंग का फोर्स Fs अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखा है कि Fs इज नेगेटिव। अब ये थर्ड फिगर देखिए, यहाँ पे
ब्लॉक को अंदर की ओर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, यानी कि स्प्रिंग को यहाँ पे कंप्रेस किया गया है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ऐसे अंदर की ओर है, तो ये x नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो x लिखा है यहाँ पे नेगेटिव। तो इस वजह से स्प्रिंग वापस खुलने की कोशिश करेगी, यानी कि जो स्प्रिंग का फोर्स है वो ऐसे बाहर की ओर आएगा, यानी कि x की अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो Fs हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे x नेगेटिव है तो Fs पॉजिटिव है, जबकि इस दूसरी फिगर में x पॉजिटिव था तो Fs नेगेटिव था। तो एक बात तो इन दोनों से आपको पता चल गई कि यहाँ पे फोर्स जो है वो x की अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। दूसरी एक बात आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकली भी पता है कि जैसे जैसे आप इसे ज्यादा खींचते जाते हो वैसे वैसे जो स्प्रिंग का फोर्स है वो बढ़ता जाता है, यानी कि अगर आप x बढ़ाओगे तो Fs बढ़ेगा। यहां अंदर की ओर भी वही हाल होगा, अगर आप इस स्प्रिंग को ज्यादा ज्यादा कंप्रेस करते जाओगे तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो आपको और भी ज्यादा लगेगा, राइट। तो इन दोनों बातों पे से हम यहां पे कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग का फोर्स है Fs वो कैसा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू x बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। सो आई शुड राइट Fs इज प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। अब इसी पे से हम लिख सकते हैं Fs इजकल टू -kx, Fs इजकल टू -kx। ये इक्वेशन बच्चों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दरअसल इस इक्वेशन को हुक्स लॉ कहते हैं। ये इक्वेशन दरअसल साइंटिस्ट हुक ने दिया था, इसलिए इसे हुक्स लॉ कहते हैं। स्प्रिंग का फोर्स Fs जो है वो -kx जितना होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये अपोजिट होता है। अब इसी में आगे डिस्कस करते हैं हम that here the force law of spring, that is Fs is equal to -kx, is known as Hooke's law। हमने जैसे कि बात की ये हुक ने फाइंड किया था, इसलिए इसे हुक्स लॉ कहते हैं। Where k is called as force constant, यहां पे ये जो स्मॉल k है इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर। देखिए आप इस इक्वेशन में से अगर k को सब्जेक्ट बना लीजिए तो आपको फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो कि इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। इफ फोर्स कांस्टेंट k इज लार्ज देन स्प्रिंग इज स्टिफ, एंड इफ फोर्स कांस्टेंट k इज स्मॉल देन स्प्रिंग इज सॉफ्ट। देखिए इस k पे से हमें यह पता चलता है कि स्प्रिंग हार्ड होगी या फिर सॉफ्ट होगी। अगर k की वैल्यू ज्यादा है तो स्प्रिंग हार्ड होगी, अगर k की वैल्यू कम है तो ऐसे में स्प्रिंग सॉफ्ट होगी। चलिए अब हम स्प्रिंग के फोर्स के वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखते हैं। देखिए इस तरह से हो जाएगा स्प्रिंग के फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। यहां पे है फोर्स Fs, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन, और यहां पे है ये डिस्प्लेसमेंट x, ये पॉजिटिव x और यहां पे नेगेटिव x। अब देखिए पहली फिगर में जब हमने ब्लॉक को बाहर की ओर खींचा था तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया, तो इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया। तब स्प्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था वो नेगेटिव डायरेक्शन में था, यानी कि जब x पॉजिटिव है तब फोर्स नेगेटिव है। इस वजह से ये ग्राफ ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिल रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि इसका इक्वेशन Fs इक्वल टू -kx है, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको, राइट। अब थर्ड फिगर में हमने देखा कि जब हम ब्लॉक को अंदर की ओर धक्का मारते हैं, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव x डायरेक्शन में देते हैं, तब जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो फोर्स Fs उस वक्त पॉजिटिव आएगा, यानी कि जब फोर्स पॉजिटिव है तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। इस वजह से ये ग्राफ जो है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से ये पूरा ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच। यहां पे लिख दिया है कि इसका इक्वेशन Fs इक्वल टू -kx होता है, राइट। अब क्योंकि ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो आप जानते हो कि इसका जो शेडेड एरिया मिलेगा, इस एरिया पे से आपको वर्क मिल सकता है। इसके बारे में हम आगे बाद में बात करते हैं। अभी आप याद रखिए कि
इस ग्राफ का ये शेडेड एरिया या फिर यहां पे अगर आप ये शेडेड एरिया लोगे तो उन दोनों एरिया से आपको वर्क मिलेगा। चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम स्प्रिंग को बाहर की ओर एक्सएम जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन देते हैं, एक्सएम जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देते हैं। तो आप जानते हो कि इसमें स्प्रिंग अंदर की ओर एफएस जितना फोर्स लगा रही होगी, और ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो वेरिएबल फोर्स है। क्योंकि आपने देखा कि एफएस इजकल टू माइनस के एक्स है, यानी कि एफएस जो है एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये जो है वो वेरिएबल फोर्स होगा। तो इस वजह से यहां पे स्प्रिंग से होने वाला जो वर्क है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा, राइट। तो अब देखिए हम ऐसे लिखते हैं, सपोज दैट वी पुल द ब्लॉक आउटवर्ड अप टू मैक्सिमम एक्सटेंशन xm, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज देन ws is equal to इंटीग्रेशन fs dx, राइट। देखिए मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं यहां पे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ले रहा हूं, और यहां पे इंटीग्रेशन की हम लिमिट भी डाल सकते हैं और वो हो जाएगी 0 से लेके xm, ठीक है। क्योंकि यहां पे आप इसे 0 पोजीशन से xm पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, इसलिए लिमिट हो जाएगी 0 से xm। अब देख पा रहे हो कि ये मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन लिया है। आप जानते हो कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xi टू xm f dx, तो वही इक्वेशन हमने यहां पे लिया है। अब इसमें ये जो fs है वो fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स हम डाल देते हैं। अब माइनस और k जो है कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और बचेगा इंटीग्रेशन x dx, और लिमिट है 0 टू xm। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। और यहां पे आप जानते हो कि लिमिट्स हैं 0 टू xm, तो ये हो गया 0 टू xm। तो अब जब हम लिमिट डालेंगे इसमें तो ws का इक्वेशन आपको मिल जाएगा माइनस 1/2 k xm स्क्वायर। देखिए यहां पे अपर लिमिट डाल दी xm और लोअर लिमिट 0 से, तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ws इजकल टू माइनस 1/2 xm स्क्वायर। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन है वर्क डन बाय द स्प्रिंग का इक्वेशन। अब हम समझते हैं कि यही इक्वेशन वर्क डन बाय स्प्रिंग का जो ये इक्वेशन है वो हमें इस ग्राफ के एरिया पे से भी मिल सकता है। हमने आगे ही बात की कि ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो ऐसे में अगर हम ग्राफ के नीचे का जो ये एरिया है, जो ये शेडेड पोर्शन है, उसका अगर हम एरिया ले ले तो हमें वर्क मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये xm जितना डिस्प्लेसमेंट है, राइट। ये xm जितना डिस्प्लेसमेंट है, उसी में से ये प्रोजेक्शन लेके ये पूरा शेडेड पोर्शन बनाया। तो इस शेडेड पोर्शन के एरिया पे से xm जितना डिस्प्लेसमेंट देने में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना है वो हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट विल बी इक्वल टू द एरिया। अब देखिए ये जो एरिया मिलेगा वो ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। अब ट्राइंगल का एरिया उसका इक्वेशन है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब समझिए ये बेस जो है वो xm जितना हो रहा है, राइट। तो ये बेस हो गया xm और हाइट यानी कि फोर्स fs, राइट। देखिए यहां पे ये जो हाइट है वो हो जाएगी फोर्स fs जितनी। अब इसमें मैं फर्दर वैल्यूज पुटअप कर दूं तो ये देखिए ये 1/2 ये हो गया xm और fs की जगह पे आप लिख सकते हो माइनस के xm, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये आपको मिल जाएगा माइनस 1/2 के xm स्क्वायर। आ गया वापस वही इक्वेशन, देख रहे हो आप। तो ws इज इक्वल टू माइनस 1/2 के xm स्क्वायर इक्वेशन आपको इस ग्राफ पे से f वर्सेस x के ग्राफ के एरिया पे से भी मिल सकता है, ठीक है। अब इसी पे से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम ले लेते हैं। देखिए जब हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लेंगे
तो पहली बात तो ये कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एफएस के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट। एफएस यानी कि स्प्रिंग का फोर्स, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ऑब्वियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स से अपोजिट होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जिसको मैं सिर्फ W कह रहा हूं, W विल बी इक्वल टू माइनस WS, यानी कि ये हो जाएगा +1/2 KXM², राइट। अगर जनरल फॉर्म में हम लिखें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, इन जनरल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फॉर a displacement x will be equal to W is equal to 1/2 kx², राइट। W is equal to 1/2 kx²। अब आप जानते हो कि ये जो वर्क होगा वो वर्क इस स्प्रिंग ब्लॉक वाले सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। So potential energy of the system of spring and block will be equal to, let us say, Vx, then Vx will be equal to 1/2 kx²। यानी कि जब हम स्प्रिंग को x जितना डिस्प्लेसमेंट देते हैं तब उसमें स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी Vx इज इक्वल टू 1/2 kx² जितनी होगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट x और फोर्स कांस्टेंट k के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो ये हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी Vx इज इक्वल टू 1/2 kx²। इस इक्वेशन को हम इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे देखें, हम जानते हैं कि अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन ले लें तो वो फोर्स के नेगेटिव जितना होता है, राइट। यानी कि F इजकल टू माइनस dV/dx होता है। अब ये बात सही है कि नहीं हम चेक करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, नाउ F इजकल टू माइनस dVx/dx, राइट। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये इक्वेशन हमेशा प्रूव होना चाहिए। तो अब ये चेक करते हैं हम, तो यहां पे हो जाएगा माइनस d/dx ऑफ Vx। अब देखिए Vx यानी कि 1/2 kx² होता है, राइट। अब इसमें से 1/2 k तो कॉमन निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा x² का डिफरेंशिएशन 2x। तो फाइनली ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा -kx। तो F इजकल टू -kx मिल रहा है। अब देखिए वापिस आपको हुक्स लॉ यहां पे मिल जा रहा है। तो ये एक सही इक्वेशन है जो कि आपको मिल रहा है इसमें से, और इसमें जो Vx का इक्वेशन आपने यूज किया है वो ये है, यानी कि ये इक्वेशन सही है। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन वेरीफाई कर पाए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, विच इज एन इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ, एंड सो द इक्वेशन Vx इज इक्वल टू 1/2 kx² इज करेक्ट। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम इस स्प्रिंग और ब्लॉक वाले सिस्टम को xm तक एक्सटेंड करें और फिर वहां से उसे छोड़ें, तो इन बिटवीन किसी भी पाथ पे, किसी x पॉइंट पे उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से, इफ द मास ऑफ ब्लॉक इज m and the block is extended up to xm and then released, the total mechanical energy at arbitrary point x will be equal to like this. E is equal to काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², क्योंकि हमने कहा कि किसी भी x पॉइंट पे ब्लॉक पहुंचा है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी होगी v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 kx², राइट। आप जानते हो कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वही मैंने लिखा है। अब देखिए यहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसकी, वो मैकेनिकल एनर्जी xm पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके जितनी होगी। अब बात समझ रहे हो, जब आप उसे xm तक खींचते हो तो आपने खींच के उसे पकड़ के रखा है, राइट।
तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी तो वहां पे कुछ होगी नहीं, बट एक्सएम जितनी एक्सटेंशन दी है आपने, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्सएम स्क्वायर जितनी होगी। तो ऐसे में जहां पे आपने उसको खींच के रखा है वहां पे उसकी टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन कहा हमने कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है 1/2 के एक्सएम स्क्वायर वही हो जाएगी उसकी मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, बट मैकेनिकल एनर्जी E also can be written as 1/2 के एक्सएम स्क्वायर। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि भाई 1/2 के एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। यार ये बात समझ में? तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिलता है जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या फिर कहें कि मैकेनिकल एनर्जी और इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और इन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करता है। अब इसी इक्वेशन पे से एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव करते हैं हम। देखिए, फॉर x is equal to 0 velocity v will be maximum, that means vm। बात को समझिए। देखिए, आपने पहले ब्लॉक को xm तक खींचा, राइट? अब आप उसे छोड़ दे रहे हो, तो जब ब्लॉक वापस x is equal to 0 पे जाएगा तब वहां पे उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होगी नहीं। अगर x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे मैक्सिमम होगी। तो अब ये दोनों बातें हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। सो फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन we can now say that 1/2 k xm square will be equal to 1/2 m vm square plus 0, राइट? अब यहां से हम vm का इक्वेशन ले सकते हैं। देखिए, पहले मैं vm स्क्वायर ले लेता हूं, vm स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो हमें मिल जाएगा ये k/m और यहां पे xm स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से अब vm यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको, अंडर रूट ऑफ k/m एंड हियर विल बी ओनली xm, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल रहा है जो कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन दे रहा है। ठीक है, यहां पे आप जानते हो कि k जो है वो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है और m ब्लॉक का मास है, और xm जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपने स्प्रिंग को दिया था वो है। उस वजह से x इज इक्वल टू 0 के पास जो मैक्सिमम स्पीड मिलेगी वो vm का ये इक्वेशन है। चलिए, अब आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मैं इस फिगर पे आना चाहूंगा। हम जरा हमारी ये पुरानी फिगर इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये है x इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन। अगर आप इस ब्लॉक को यहां से xm जितना खींच के छोड़ दोगे तो ये ऑब्वियसली यहां पे जाएगा और यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन यहां पे ये ब्लॉक अटकेगा नहीं, ब्लॉक वापस यहां तक जाएगा, -xm तक जाएगा, और फिर वहां से वापस ब्लॉक यहां इस तरफ जाएगा, और तब बीच में x इज इक्वल टू 0 के पास इसकी वेलोसिटी वापस मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर ब्लॉक वापस इस तरफ xm के ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये -xm और +xm के बीच में ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस दौरान इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट बदलती रहेगी, यानी कि जब ब्लॉक इस तरफ जा रहा होगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और यहां पे एक्सएम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इसी तरह से जब ब्लॉक वापस इस तरफ जा रहा होगा
तब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यही हाल इस तरफ भी होगा। एक्सएम चाहे प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में एक्सएम स्क्वायर हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ पॉजिटिव ही रहेगी। तो ब्लॉक जब इस तरफ जा रहा होगा तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्सएम के ऊपर मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी वहां पे जीरो होगी। तो अब इस तरह से अगर हम एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए यहां पे ये जो एक्सिस है वो एनर्जी की एक्सिस है, जिसके ऊपर हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे। और यहां पे है ये डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। और यहां पे ये देखिए ये जो पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्सएम का और ये जो है नेगेटिव एक्सएम का पॉइंट है। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं इस तरह से। ये नेगेटिव एक्सएम के लिए पॉइंट है और ये पॉजिटिव एक्सएम के लिए पॉइंट है। अब देखिए हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट रहती है, राइट। तो ये जो लाइन है ये लाइन है मैकेनिकल एनर्जी की। अब देख पा रहे हो कि ये एनर्जी कांस्टेंट है। आप चाहे प्लस एक्स की तरफ जाइए या माइनस एक्स की तरफ जाइए, ये मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट ही रह रही है, राइट। तो ये जो ग्राफ है वो है मैकेनिकल एनर्जी ई का ग्राफ। ये है मैकेनिकल एनर्जी ई, जो कि हमें क्लियरली कांस्टेंट दिख रही है। अब देखिए ये है मिड पॉइंट, यानी कि x इजकल टू जीरो वाला पॉइंट। अब x इजकल टू जीरो वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है, राइट। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जबकि इस तरफ आप जाइए xm पे या फिर इस तरफ आप आइए माइनस xm पे, तो इन दोनों पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो यही आपको बात समझ में आ रही है इस ग्राफ पे। तो ये जो ग्राफ है वो है काइनेटिक एनर्जी k का ग्राफ। मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये है काइनेटिक एनर्जी k का ग्राफ। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो आपको पता है कि x इजकल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जबकि x इजकल टू प्लस xm और x इजकल टू माइनस xm पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है वो है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं कि ये जो ग्राफ है वो है पोटेंशियल एनर्जी V का ग्राफ, राइट। तो याद रखिए कि ये मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ है जो कि कांस्टेंट है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है जो कि x इजकल टू जीरो पे मैक्सिमम है और x इजकल टू xm और माइनस xm पे जीरो है, और ये है पोटेंशियल एनर्जी V का ग्राफ जो कि x इजकल टू जीरो पे जीरो है और x इजकल टू प्लस xm या माइनस xm पे मैक्सिमम है। आप यहां पे एक और बात भी समझ सकते हो कि यहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसका एक इक्वेशन ये हो सकता है 1/2 k xm स्क्वायर, राइट। या फिर एक इक्वेशन ये भी हो सकता है 1/2 m vm स्क्वायर। समझिए ऐसा मैंने क्यों लिखा है, मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को ब्रैकेट कर लेता हूं क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन बड़े काम के हैं। देखिए आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो मैकेनिकल एनर्जी के ग्राफ को टच हो रहा है, यानी कि यहां पे मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी vm से मिल सकती है, यानी कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m vm स्क्वायर जितनी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी जीरो होगी, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि इस जगह पे मैकेनिकल एनर्जी जो है E वो ही 1/2 m vm स्क्वायर जितनी हो जाएगी, सही है। अब जरा इस ग्राफ से बात करते हैं। देखिए इस एंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/2 k xm स्क्वायर जितनी हो जाएगी, क्योंकि ये xm वाला पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k xm स्क्वायर जितनी हो जाएगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होती है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी।
इसका मतलब यहाँ पे अगर मैकेनिकल एनर्जी हम कैलकुलेट करें तो मैकेनिकल एनर्जी E इजकल टू सीधा ही आ जाता है 1/2 k XM², राइट। और फिर अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो तो वापस आपको यही रिजल्ट मिल जाता है, Vm इजकल टू √k/m इंटू XM। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हमने यहाँ पे जो भी टॉपिक्स पढ़े उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए वो टेक्स्ट बुक वाइज तो सिर्फ 2 टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत सारे निकल सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।